अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो केमिस्ट्री चैप्टर 1 पर एम्पिरिकल फार्मूला, जो सवाल जो है 2021 के पेपर में भी आ चुका है। एग्जाम पेपर जो अभी हुआ था केमिस्ट्री का जो है, उसमें ये सवाल आया था कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। हमें एक डेटा दी गई थी, हमने उसमें से एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया था। तो आज हम वही सवाल हल करेंगे यहाँ, और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला कहते किसे हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम उसको कहते हैं कि जो सिंपलेस्ट फार्मूला, या सिंपलेस्ट फार्मूला हो कि उसके बाद हम उसको सिंपल ना कर सकें, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट फार्मूला ना हो। ऐसा सिंपलेस्ट फार्मूला हो जो उसके बाद आगे फर्दर सिंपलीफाई ना हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब आइए जरा देखते हैं कि जिस तरह मैंने ये लिखा है बेंजीन C6 और H6, अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला करूं तो ये घटते 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 यहाँ तक आ जाएगा। ये C और H क्या बन जाएगा, C और H। यानी अगर मैं बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला लिखूं तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। यानी इसके बाद फर्दर बेंजीन जो है वो सिंपलीफाई नहीं हो सकता। इस तरह अगर मैं ग्लूकोज का सिंपलीफाई करके लिखाऊं कि भाई इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। CH2O यानी इसके बाद ग्लूकोज फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो जो चीज फर्दर सिंपलीफाई ना हो सके, लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब किसी भी चीज को मालूम करने के लिए सर्टेन मेथडोलॉजी होती है कि भाई अगर हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना हो तो हम किस तरह करते हैं। तो इसके जो कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है, वो मैंने यहाँ लिखे। सबसे पहले ये है कि हमें कोई भी सवाल दिया गया होगा, जैसे ऊपर जो सवाल दिया गया है, मैं ये फार्मूले के स्टेप्स भी पढ़ता जाऊंगा और यहाँ सामने उसको हम करते भी जाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जो है वो सवाल पढ़ लेते हैं कि हमें जो सवाल दिया गया है वो क्या कहता है। सवाल हमें कहता है कि a compound of CH and N contains 66.70% of कार्बन की परसेंटेज हमें गिवन है, 7.41% ऑफ हाइड्रोजन की भी गिवन है, एंड 25.90% ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की भी परसेंटेज गिवन है। तीन एलिमेंट्स है, तीनों की परसेंटेज गिवन है। उसके बाद वो कहता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 108। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है उसकी जो है वो कितनी है, 108 है। वो भी हमें गिवन है। अब ये चाहता क्या है, चाहता ये है कि फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा, और फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो रूल्स क्या है, अगर हमें एम्पिरिकल मालूम करना हो या मॉलिक्यूलर मालूम करना हो तो रूल्स देख लें। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि टू डिटरमाइन द नेम ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं उन्हें जो है वो डिटरमाइन करना होता है। जैसे ये सवाल देखें, यहाँ अगर हम कंपाउंड एलिमेंट्स देखें तो कौन से हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। यानी हमें एलिमेंट्स के नेम बताने होते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया और नाइट्रोजन भी हो गया। तो ये होता है पहला स्टेप, टू डिटरमाइन द नेम ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, टू डिटरमाइन द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। मासेस ऑफ द एलिमेंट्स हम किस तरह मालूम करते हैं कि सपोज करें एसिटिक एसिड गिवन है, या इथाइल ग्लाइकोल गिवन है, या कुछ और कंपाउंड गिवन है, उसका हमें मास दिया गया होता है। अब उस मास में से हमें कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या कोई और हो एलिमेंट हो, उसका हम मास निकालते हैं। क्योंकि इस सवाल में हमें परसेंटेज गिवन है, डायरेक्ट जो है परसेंटेज गिवन है, तो हमें मासेस मालूम करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। आप सबको पता है कि परसेंटेज हम किस तरह मालूम करते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन होता है यहाँ मालूम करते हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप टोटल मास ऑफ द कंपाउंड से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें मास ऑफ द एलिमेंट के उस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स।
लेकिन इस सवाल में हमें क्योंकि परसेंटेज भी गिवन है तो ये तीनों स्टेप हमारे हो चुके, 3 स्टेप इसमें हो गए। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, मोल रेशो। याद रखें, अगर आपने कभी भी एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना हो और आपको परसेंटेज मिली हुई हो तो हम परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला बआसानी मालूम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। परसेंटेज हमें पता हो, उस परसेंटेज से हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो आज अब जो है इस को जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से। तो यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इस सवाल का जो एग्जाम में आ चुका है 2021 में कि हमें वो गिवन है। तो ये यहाँ हमें क्या गिवन है, नेम ऑफ द एलिमेंट भी गिवन है, मास भी गिवन है और परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट आल्सो गिवन। ठीक है जी, तो 3 चीजें हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, मोल रेशो। क्या मालूम करेंगे भाई, मोल रेशो। मोल रेशो हम किस तरह मालूम करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मोल रेशो मालूम करने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और उसको एटॉमिक मास से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मोल रेशो मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखें कि हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 66.70 है कार्बन की। तो हम लिखेंगे मोल रेशो, मैं इसको MR कर देता हूँ। MR का मतलब है मोल रेशो। ठीक है, MR का मतलब है मोल रेशो। ठीक है जी, तो MR का मतलब है मोल रेशो। मोल रेशो आप किसका मालूम कर रहे हैं, मोल रेशो ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मोल रेशो ऑफ कार्बन किसे मालूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कितनी है और डिवाइडेड बाय उसके एटॉमिक मास से, उसका एटॉमिक मास कितना है। तो इस तरह हमें मोल रेशो मिल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 66.70 और आप सबको पता है कि एटॉमिक मास जो है वो कार्बन का है 12। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5.56 समथिंग। ठीक है जी, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आया इसको हम कहते हैं मोल रेशो ऑफ कार्बन। बहुत ही आसान था। मोल रेशो हम कैसे मालूम करेंगे, हमें परसेंटेज गिवन है, उस परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमने मोल रेशो ऑफ कार्बन मालूम किया। अब मोल रेशो हम किसका मालूम करेंगे, हाइड्रोजन का। तो आइए वो भी करते हैं, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन हम किस तरह करेंगे, जिस तरह हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखा, यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है, आप जरा देखें कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है वो कितनी है, 7.41। 7.41 को अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो 1 को अगर इससे भी डिवाइड करें तो वही जवाब आएगा 7.41। तो मोल रेशो हमने हाइड्रोजन का भी मालूम कर लिया। मोल रेशो का क्या फार्मूला होता है, मोल रेशो का फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज, ठीक है जी, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करें। इसी तरह हम मोल रेशो जिस तरह हमने कार्बन का मालूम किया, फिर हाइड्रोजन का मालूम किया, अब हम नाइट्रोजन का मालूम करेंगे। तो मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन, मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी है, 25.90%। 25.90% को अगर हम 14 से डिवाइड करें, 25.90% को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.85। आप करके भी देखें कि 25.90 को अगर 14 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.85। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि हमारे पास 3 जो है एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनका हमने क्या मालूम किया, मोल रेशो। और मोल रेशो हमने किस तरह मालूम किया, मोल रेशो हमने इस तरह मालूम किया कि जो परसेंटेज हमें गिवन थी कार्बन की, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की, उन सब को उनके एटॉमिक मास से हमने डिवाइड किया, कुछ भी नहीं किया। परसेंटेज को एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करने का नाम क्या है, मोल रेशो।
तो ये हमारा था चौथा स्टेप, ये हमारा कौन सा था, चौथा स्टेप। अब हम जो है पांचवा स्टेप करेंगे। तो मैं यहाँ से जरा ये एम्पिरिकल फार्मूला के जो है वो स्टेप जरा मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख भी जाए और आप समझ लीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने मिटा दिया। ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप थे, तो यहाँ तक हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब हम जो है यानी चौथा स्टेप तो हमने कर लिया कि मोल रेशो हमने मालूम कर लिया। अब हम जो मालूम करेंगे वो मालूम करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो। क्या मालूम करेंगे भाई, यानी यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो अब हम मालूम करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो। क्या मालूम करेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो मालूम करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट मोल रेशो। अब सिंपलेस्ट मोल रेशो किस तरह होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, सिंपलेस्ट मोल रेशो किस तरह मालूम करते हैं, मोल रेशो को स्मॉलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखें, ये मोल रेशो ऑफ कार्बन है, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन है और ये है मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन। अब आप देखेंगे कि 5 बड़े हैं या 7 या 1, तो आप कहेंगे सही 7 बड़े हैं फिर 5 और स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है 1.85। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट मोल रेशो होगा वो किसका बनेगा, नाइट्रोजन का। तो इस नाइट्रोजन के स्मॉलेस्ट मोल रेशो को इन तीनों से हम डिवाइड करेंगे। तो मोल रेशो का जो फार्मूला है वो तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब सिंपलेस्ट मोल रेशो को हम लिखेंगे एस एम और आर, एस एम और आर। ठीक है जी, सिंपलेस्ट मोल रेशो का फार्मूला क्या हो गया, एस एम और आर। अब एस एम आर का हम यहाँ लिखेंगे भाई सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ, सपोज करें पहले हम कार्बन का लेते हैं। सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ कार्बन अगर मैं निकालूं तो हम किस तरह करेंगे, मोल रेशो ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो। तो मोल रेशो ऑफ कार्बन जो हमने मालूम किया है वो कितना है 5.56। अब 5.56 को डिवाइड करेंगे हम किससे, डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट मोल रेशो से, और स्मॉलेस्ट मोल रेशो कितना है जी 1.85। तो 1.85 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, स्मॉलेस्ट मोल रेशो उससे मोल रेशो ऑफ कार्बन को डिवाइड किया। इसी तरह जो मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको भी स्मॉलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड करेंगे। आइए जरा कैसे देखते हैं। ये तो हो गया सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ कार्बन। अब हम जो है सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे। सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन किस तरह, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन और उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट मोल रेशो से। किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट मोल रेशो से। अब जो स्मॉलेस्ट मोल रेशो है वो 7.41 को 1.85 से डिवाइड करेंगे। 7.41 डिवाइडेड बाय 1.85, तो हमारा आंसर आएगा 4। यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे, मोल रेशो जो हमने फाइंड किया है उसी मोल रेशो को हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें आंसर मिलता जा रहा है। तो इसी तरह हमने जो है वो मालूम कर दिया। अब हम मालूम करेंगे जो है सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन, सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन। सो सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन भी इसी तरह मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय सिंपलेस्ट, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो। तो हमें पता है कि मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1.85। तो 1.85 को डिवाइड भी करें 1.85 से तो जवाब क्या आएगा 1। तो अब जो है हमें वो तीनों चीजें मिल गई। कितनी चीजें मिल गई, यानी तीनों के तीनों का हमें सिंपलेस्ट मोल रेशो मिल गया। और आप देखें कि ये फ्रैक्शन पार्ट में नहीं है, होल नंबर में है। तो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि राइट डाउन द एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको जरा मिटाऊं, मैं आपको एक दफा समझा देता हूं कि चलो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला जैसे हमारे पास C है और H है और N है, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। तो C की वैल्यू कितनी आई 3, H की वैल्यू आई 4 और N की वैल्यू आई 1। तो हम यहाँ इनके नीचे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ सिंपल इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C3H4 और N।
तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ तक जो है हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लिया, यानी पहला स्टेप हमने इसका कर लिया कि फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहीं से मालूम करेंगे। देखिए, जब हमें परसेंटेज गिवन हो किसी भी चीज की, तो हम उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं, उसके लिए हमारे पास अगला स्टेप होता है मोल रेशो। मोल रेशो किस तरह मालूम होता है? जो परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल रेशो मिल जाएगा। किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल रेशो। उसके बाद हम क्या मालूम करते हैं? सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो किस तरह मालूम करते हैं कि मोल रेशो ऑफ एलिमेंट उसको उसके स्मॉलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड करेंगे। जैसे मोल रेशो ऑफ कार्बन है तो स्मॉलेस्ट मोल रेशो से हमने उसको डिवाइड किया, और उसके बाद जो हमें डेटा मिला, जैसे कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन जो 1 है, तो वो हमने उसके नीचे लिख दिया कि कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1। इस तरह हमने लिख लिया, तो ये हमारा हो गया क्या? इसको हम कहते हैं कि ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो यानी पहला हमारे पास सवाल हो गया, तो इसको मैं यहाँ बिठाकर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको आगे हम कर सकें दूसरा जो इसका पार्ट है। ठीक है जी, आप जरा इसको देखें कि हमने क्या मालूम कर लिया। हमने मालूम कर लिया कि भाई पहला जो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने क्या मालूम कर लिया? C3H4 और N। अब हमने क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है एक्चुअल फार्मूला। ये क्या होता है भाई? एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जिस तरह हमने CH और C6 और H6 से हमने क्या बनाया था? CH बनाया था। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये बेंजीन का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी हम इसको कहेंगे कि ये इसका क्या है? ओरिजिनल फार्मूला है, C6 और H6। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह अगर ग्लूकोज हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CHH12O6। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह मालूम करते हैं? पहले मैं आपको बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह मालूम करते हैं। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ही आसान है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बगैर यानी कि हल करे बगैर भी आप कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें कि ये हमें मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है? 108। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास 108 है तो हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो जो भी जवाब आया अगर वो उसका डबल होगा तो उस 2 से हम उसको ज़रब करके हमारा जवाब आ जाएगा। आप देखिए किस तरह। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड है वो कितना है। अब हम ये कर रहे हैं फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। हमें क्या मालूम करना है भाई? मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड हमें गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है वो हमें गिवन है, वो कितना है? 108। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड हमें गिवन है 108। अब जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास को मालूम करने के लिए वो यहाँ मैंने लिखा है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन। मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन। एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास मौजूद है C3H4 और N। अब N किस तरह मालूम करें? तो N बहुत ही आसान है। N हम इस तरह मालूम करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर मास तो हमारे पास गिवन है कि कितना है? 108। तो मॉलिक्यूलर मास हमने लिख लिया, वो हो गया 108। अब एम्पिरिकल फार्मूला कहां से आएगा? वो यहां से। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास हम कहां से निकालेंगे? यहां से। ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला C3H4 और N।
तो C3 का मतलब है कि कार्बन के 12 को हम 3 से ज़रब करेंगे, H4 का मतलब है कि 1 को 4 से ज़रब करेंगे और नाइट्रोजन का 4। तो जब हम इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 54। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हमारे पास कितना आ गया 54। किस तरह हमने किया, C3H4 और N जो है इसमें से हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारा कितना बना 54। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा N का। तो 54 का अगर पारा 108 पर लगाएंगे तो कितना हो गया 2। तो बिल्कुल इसी तरह अब इस 2 को हम ज़रब करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से तो हमें क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए देखिए एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कितना था C3H4 और N था। इससे अगर हम 2 को ज़रब करें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा C6H8 और N2। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो बहुत ही आसान था। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड हम किस तरह मालूम करेंगे, हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड गिवन होता है वो है हमारे पास 108। एम्पिरिकल फार्मूला मास भी गिवन होता है, या हमने जिस तरह इस सवाल में तो हमने मालूम किया था वरना गिवन होता है तो वो गिवन है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करें। तो n हम किस तरह मालूम करते हैं, n हम इस तरह मालूम करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करें। मॉलिक्यूलर मास तो हमें गिवन था 108। एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने किस तरह निकाला, C3H4 और N। ये कार्बन का एटॉमिक मास था, ये हाइड्रोजन का और ये नाइट्रोजन का। इनको 3 और 4 से ज़रब करके जब हमने जवाब निकाला तो 54 AMU आ गया। अब इस 54 को अगर हमने इससे डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2। इसी तरह आज हमने सीखा, ये सवाल भी अहम था 2021 पेपर में आया है। आज हमने सीखा कि किस तरह हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम कर सकते हैं। इसी तरह इसके में 2 और जो है सवाल करूंगा वो भी केमिस्ट्री चैप्टर 1 के प्रोग्रेस टेस्ट के ही सवाल है। पहला जो हमने आज किया था वो तीसरा सवाल है प्रोग्रेस टेस्ट का, केमिस्ट्री 11 सिंधु बोर्ड का। और उसमें अभी 2 और सवाल है एम्पिरिकल फार्मूला मास के और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के। आप इन सवालों को अच्छी तरह से देखें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह इन 2 सवालों को अगर आप 3 सवाल जो मैं करूंगा एम्पिरिकल फार्मूला पे, अगर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास में परेशानी नहीं हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।